ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखो, एनसीईआरटी भी ना, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी ऑल्सो काइंड ऑफ स्टार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर बाय आस्किंग, जब आप अपने अगल बगल में देखते हो तो आपको दो तरीके की चीज़ें दिखती हैं। यू सी लिविंग थिंग्स एंड यू सी नॉन लिविंग थिंग्स। अब ऐसा क्या है जो लिविंग चीज़ों को लिविंग बना रहा है और नॉन लिविंग चीज़ों को नॉन लिविंग बना रहा है? इट इज़ द सेल। सो ऑल लिविंग organisms that you see around yourself, ranging from the microscopic bacteria, ठीक है, in the atmosphere, to giant organisms like elephants, horses, human beings, we are all made up of cells, right? So NCERT कहीं ना कहीं ऐसे ही स्टार्ट करते हैं. First let's just let me quickly take you through NCERT and then we'll continue the discussion. ठीक है, देखो एनसीईआरटी कैसे स्टार्ट करती है. एनसीईआरटी बोलती है, व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ, व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, और व्हाट इज इट दैट एन इनएनिमेट थिंग डज नॉट हैव व्हिच अ लिविंग थिंग हैज. द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, एनसीईआरटी बोलती है जब अपने अगल बगल में देखते हो आपको लिविंग नॉन लिविंग दोनों तरीके की चीज़ें दिखती हैं. एंड आप अक्सर अपने आप से पूछते होंगे कि आपने कभी ना कभी सोचा तो होगा ही कि ऐसा क्या है जो एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग या जीवित बनाता है, और ऐसा क्या है जो एक इनएनिमेट यानी नॉन लिविंग थिंग के पास नहीं है जो एक लिविंग थिंग के पास है. द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल. ठीक है, इसका एक बहुत सिंपल जवाब है जो कि है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव समथिंग कॉल्ड एज द सेल, राइट. वी हैव समथिंग कॉल्ड एज द सेल, राइट. ठीक है, सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, चाहे वो आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया ले लो या वायरसेस ले लो. खैर वायरस आर एन एक्सेप्शन, तो उनको छोड़ोगे. चाहे आप माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल बैक्टीरिया ले लो या फिर एक इतने ह्यूज कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बींग्स ले लो विच आर मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. वी आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स. ठीक है, कुछ बने होते हैं सिंगल सेल से एंड दे आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, व्हाइल अदर्स लाइक अस वी आर कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स वी आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर मैं समझूँ या समझाऊँ तो मुझे एक सेल होता क्या है. अगर मैं सेल की बात करूँ तो सेल इज़ लाइक द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ऐसे ही हम डिफ़ाइन करते हैं, बचपन से ऐसे ही डिफ़ाइन करते हुए आ रहे हैं. ठीक है, सेल क्या है? सबसे बेसिक, सबसे छोटी इकाई बॉडी में. ठीक है, वो सबसे बेसिक है, सबसे फंडामेंटल यूनिट विच हैज़ स्ट्रक्चर, जिसका एक स्ट्रक्चर है तो हेंस स्ट्रक्चरल यूनिट. एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट विच इज़ केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शन, राइट, एंड हेंस बिकम्स द फंक्शनल यूनिट, राइट. तो सेल एक बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है. अब एक एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, अगर एक सेल से कम कुछ भी है ना तो उस इट कैन नॉट रियली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. जैसे वायरसेस के केस में, वायरसेस आर एन एक्सेप्शन, राइट, बिकॉज एक सेल से कम कुछ भी होगा ना इट विल नॉट बी एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, राइट. तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं बच्चा ये जो सेल है, ठीक है, इट्स द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल से छोटा कुछ नहीं है हमारी बॉडी में. आई मीन एटम्स वगैरह की बात नहीं कर रहे, बट टॉकिंग अबाउट द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इट. ठीक है, फिर अब मैं बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज़ की, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में. जैसे कि सबसे पहले हम नाम सुनते हैं रॉबर्ट हुक का. ठीक है, आई एम श्योर आप सबने रॉबर्ट हुक का नाम सुना होगा. रॉबर्ट हुक वॉज अ साइंटिस्ट. ही वॉज द फर्स्ट वन टू ऑब्जर्व सेल्स, राइट. तो इन्होंने पहला सेल ऑब्जर्व किया था, बट एक्चुअली में द प्रिसिशन ऑफ कॉन्सेप्ट इज ही ऑब्जर्व सेल्स इन अ कॉर्क, राइट. तो इन्होंने कॉर्क सेल्स ऑब्जर्व किए थे. और हम अगर जिन्होंने एनाटॉमी पढ़ रखी है मेरे साथ उन सबको पता होगा कि कॉर्क सेल्स एक्चुअली में डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, द डेड प्लांट सेल्स. और जब एक प्लांट सेल डेड हो जाता है तो उसमें सिर्फ क्या बचता है? सिर्फ बाहर का ढांचा, विच इज़ लाइक द सेल वॉल. जिसकी मैं मोमेंट, ठीक है, अगर एक सेल डेड हो जाता है तो उसमें से बाहर का ढांचा विच इज़ द सेल वॉल बचती है. अंदर का जो पूरा प्रोटोप्लाज्म होता है वो तो मर चुका होता है, बिकॉज प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग कॉम्पोनेंट, राइट. तो डेड प्लांट सेल में सिर्फ उसकी सेल वॉल बची थी, राइट. तो अगर मैं टू बी मोर प्रिसाइज ये कहना ज़्यादा सही होगा कि व्हाट ही एक्चुअली सॉ वो सेल वॉल्स, ठीक है, एंड नॉट सेल्स. व्हाट ही एक्चुअली सॉ वो सेल वॉल्स इनक्लोजिंग डेड प्रोटोप्लास्ट. ठीक है, तो उन्होंने जो एक्चुअली में देखा था वो सेल वॉल देखी थी, ना कि सेल, ना कि साइटोप्लाज्म. ठीक है, बिकॉज साइटोप्लाज्म तो था ही नहीं, डेड प्रोटोप्लास्ट था. ठीक है, तो सेल की पहली बार सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने. तो ही वॉज द फर्स्ट वन टू ऑब्जर्व अ कॉर्क सेल, बट व्हाट ही एक्चुअली सॉ वाज सेल वॉल्स इनक्लोजिंग डेड प्रोटोप्लास्ट. ठीक है, लेकिन जो एक्चुअली में उन्होंने देखा वो क्या थी? सेल वॉल थी जिसके अंदर डेड प्रोटोप्लास्ट था. ठीक है, अब उसके बाद आते हैं तो पहला लिविंग सेल किसने देखा? एंटोन वैन ल्यूवेनहुक को इसका पूरा क्रेडिट जाता है बच्चा. एंटोन वैन ल्यूवेनहुक जो थे ही वाज द फर्स्ट वन टू ऑब्जर्व लिविंग सेल्स. तो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्चुअली टू बी मोर प्रिसाइज विद ऑल ऑफ यू, एंटोन वैन ल्यूवेनहुक ही वाज नॉट इवन अ साइंटिस्ट. ठीक है,
बाद में जाके अब आप अगर देखोगे यू सर्च ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, आप देखोगे कि अब उन्हें माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी बोला जाता है, ठीक है, बिकॉज फिर इवेंचुअली ही वेंट ऑन टू डिस्कवर माइक्रो, बट एक्चुअली ऐसा जी कोई साइंटिस्ट वाइंटिस्ट नहीं थे। एक्चुअली हमें ऐसी एक स्टोरी है, ठीक है, तो आई वुड लाइक टू शेयर दैट स्टोरी विद यू। ऐसा बोला जाता है कि एंटोन एंड ल्यूवेनहुक ना यूज अ वेरी क्यूरियस बहुत इंक्विजिटिव बच्चे होते हैं, जिन्हें सब जानने की जिज्ञासा होती है, लेकिन जो बहुत नॉटी होते हैं, तो कुछ उस तरीके के बच्चे थे। सो हिज पेरेंट्स पुट देयर फुट डाउन एंड दे सेड कि लिसन, ये बच्चा बहुत उद्यम करता है, एक काम करते हैं, इसे हम अपने से थोड़ा दूर रखते हैं तो ये शायद थोड़ा सुधर जाए। तो एंटोन एंड ल्यूवेनहुक के पेरेंट्स ने एंटोन एंड ल्यूवेनहुक को उसके अंकल के यहाँ भेज दिया। उसके अंकल का ना लेंसेज का बिजनेस था, सो हिज अंकल वुड मेक एंड सेल लेंसेज, राइट। तो इनको इसके अंकल के पास भेज दिया, तो ये अपने अंकल के साथ बैठ के इनके शॉप में उनकी थोड़ी मदद कराता था। तो एक दिन इसने एक लेंस बनाया और इसने उस लेंस को चेक करने का ट्राई किया कि ओके ठीक है, देखता हूँ कैसा है। तो इन्होंने उस टाइम ना उस लेंस को जब माइक्रोस्कोप के अंदर टेस्ट करने की कोशिश की, तो अब लेंस को आप देखोगे कि लेंस सही से काम कर रहा है नहीं। तो ये बगल में एक पास में एक पॉन्ड था, उससे एक नाला पॉन्ड कुछ भी कह लो, उससे ना पानी लिया और उस पानी को पानी के स्लाइड पे पानी डाल के उस पानी को ऑब्जर्व किया। तो इन्हें कुछ चलते हुए चीज़ें नज़र आई, ठीक है। ही ऑब्जर्व मूविंग थिंग्स, ही ऑब्जर्व दैट कुछ ऐसे कुछ हिल रहा था, चल रहा था, ठीक है। सो फिर हमें बाद में जाके पता चला व्हाट ही एक्चुअली ऑब्जर्व वाज बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, आरबीसीज। और बिकॉज ये चल रहे थे, बिकॉज दे वर मोटाइल, ही कॉल देम एज एनिमल क्यूल, बिकॉज हम सबको पता है एनिमल्स कैन मूव, प्लांट्स कैन नॉट, राइट, ठीक है। सो इन्होंने एंटोन एंड ल्यूवेनहुक ने इनका नाम रख दिया एनिमल क्यूल्स, एंड हेंस द credit for discovering the first living cells goes to Antonio and Leeuwenhoek. उसके बाद बच्चा आ जाते हैं एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन बच्चा डिस्कवर द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की इन द सेल्स ऑफ ऑर्किड रूट्स। अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, बट होल्ड्स रेलेवेंस, सो देयर इज नो हार्म इन रिमेंबरिंग इट। आई एम नॉट रॉन्ग, रॉबर्ट ब्राउन ने दिस डिस्कवरी वाज इन द ईयर 1831 if I'm not mistaken. Kindly add it in your sweet NCRTs or in your notes. और ये डिस्कवरी ना आई गेस 1831 के अराउंड हुई थी, ठीक है, जहाँ पे रॉबर्ट हुक हैं, उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की, किसमें, ऑर्किड की जो जड़ें होती हैं, तो ऑर्किड रूट में से उन्होंने सेल लिया और उस सेल में उन्होंने पहली बार न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। अब देखो, अब बच्चा हम आ जाते हैं किस पे, अब हम आ जाते हैं एक्चुअली में सेल थ्योरी पे। बट बिफोर वी गो ऑन टू द सेल थ्योरी, इतना एनसीईआरटी जितना कहती है इसको पहले कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स जस्ट रीड एनसीईआरटी नाउ। एनसीईआरटी कहती है व्हाट इज़ अ सेल। एनसीईआरटी कैसे डिफाइन करती है एक सेल को। एनसीईआरटी बोलती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जब एनसीईआरटी बोलती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं जो एक सेल से बने होते हैं, यानी एनसीईआरटी कहने का सेल की ही बात करिए। एनसीईआरटी होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक सिंगल सेल जो होता है, इट इज़ केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वो खुद से अकेला रह सकता है, इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, एंड इट कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ लाइफ, राइट। जितने भी काम आपको अपनी बॉडी में होते हुए दिखते हैं, जितने भी काम आप परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कि जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ले लो, डाइजेशन ले लो, एक्सक्रीशन ले लो, ठीक है, रेस्पिरेशन ले लो, all of these functions are being performed by a single cell. तो एक सिंगल सेल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, क्यों? काइंडली एक्सक्यूज मी। ओके, सो एक सिंगल सेल जो है वो सारे एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, एंड हेंस वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकता है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। एक सेल से कम कुछ भी होगा ना, वो इंडिपेंडेंट लिविंग को इंश्योर नहीं करता है, मतलब एक सेल से कम कुछ भी होगा ना, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगा पूरी तरीके से। हेंस सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर एनसीईआरटी बोलती है एंटोन वन ल्यूवेनहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लाइफ सेल। एंटोन वन ल्यूवेनहुक पहले साइंटिस्ट थे, मतलब पहले इंसान थे जिन्होंने एक लाइफ सेल देखा ना, एंड आई टोल्ड यू द होल बैक स्टोरी, राइट, ठीक है। फिर आए रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस। अब देखो, आप यहाँ देखोगे एनसीईआरटी ने कि रॉबर्ट हुक का नाम मेंशन नहीं किया, बिकॉज हम बचपन से जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पहला सेल तो रॉबर्ट हुक ने देखा था, ऑल्दो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड वो सेल वॉल्स एंड नॉट अ प्रॉपर सेल, ठीक है। तो एनसीईआरटी डायरेक्टली एंटोन वन ल्यूवेनहुक को मेंशन करती है, और एनसीईआरटी बोलती है कि एंटोन वन ल्यूवेनहुक थे, उन्होंने पहली बार एक लिविंग सेल देखा था। फिर आए रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अराउंड
न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। और एक्चुअली मैंने आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी विच वाज ही एक्चुअली डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल्स ऑफ ऑर्किड रूट्स, ठीक है। फिर अच्छा एक ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा पढ़िए एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके एंड देयर वी गो। ओके एनसीईआरटी बोलती है द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल। तो अच्छा देखो, सेल की स्टडी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। सो साइटोलॉजी काइंड ऑफ इवॉल्व विद माइक्रोस्कोपी एंड स्टेनिंग टेक्निक्स, ठीक है। साइटोलॉजी भी एक तरीके से इवॉल्व हो रही थी, ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास और बेटर बेटर टूल्स एंड टेक्निक्स आ रहे थे, ठीक है, वैसे वैसे हम और ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को देख पा रहे थे, एनालाइज कर पा रहे थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि साइटोलॉजी जो है वो इवॉल्व हुई माइक्रोस्कोपी और स्टेनिंग टेक्निक्स के साथ। तो इन्वेंशन जब पहली बार माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ और फिर उसमें कई सारे चेंजेस आते गए, कितने तरीके के माइक्रोस्कोप्स आए, ठीक है। आज हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं, ठीक है। इवेंचुअली तो ये सारे माइक्रोस्कोप्स आते गए, इसी के साथ साइटोलॉजी भी इवॉल्व करती गई एंड इवेंचुअली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, जैसे कि आज में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से हमें जितनी भी डिटेल्स थी सेल के अंदर, जितनी भी स्ट्रक्चर डिटेल्स थी, वो आज हमें सब पता लग गई है, ठीक है। अब एक्चुअली मैं बताऊँ 2005 से पहले की जो एनसीईआरटी थी, अगर आप, आई एम नॉट श्योर इस चैप्टर के कितने लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड हैव सॉल्व दोज क्वेश्चन एंड यू वुड हैव कम अक्रॉस। अगर आप ऐसे MTG की 33 और वाली बुक लेते हो, तो आपने देखा होगा अर्ली 90 बेसिकली 1990s के अराउंड, 1980s में और अर्ली 2000 में इलेक्ट्रॉन मतलब माइक्रोस्कोप से आपको इतने क्वेश्चंस मिलेंगे बिकॉज पहले जो एनसीईआरटी थी 2005 से पहले वाली जो एनसीईआरटी थी, उसमें माइक्रोस्कोप एक फुल फ्लेजेड इट वाज अ फुल फ्लेजेड टॉपिक अंडर दिस चैप्टर, ठीक है। लेकिन 2005 के बाद वाली एनसीईआरटी में ये जो माइक्रोस्कोप वाला टॉपिक था ये कम्प्लीटली एक्सक्लूड कर दिया गया एनसीईआरटी से। इसलिए आप देखोगे 2005 के बाद से लेके अभी तक in the last 15-20 years you would hardly you will not see any MCQ with respect to microscope। उससे पहले वाले MCQs में था, ठीक है। तो पिछले 15-20 सालों से नहीं पूछा गया तो नहीं पूछा जाएगा, बट जस्ट टू बी स्लाइटली ऑन द सेफ साइड 2 पॉइंटर्स याद रखना कि ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी का क्रेडिट दिया जाता है। ल्यूवेनहॉक को बोला जाता है इज़ द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, ठीक है। और अभी हमारे पास प्रेजेंट जो मोस्ट एडवांस माइक्रोस्कोप्स है विच इज़ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ये डिस्कवर नहीं इन्वेंट किया था, बनाया था, वो मैक्स नॉल एंड अर्नस्ट रस्का। इट वाज सर मैक्स नॉल एंड अर्नस्ट रस्का, सर मैक्स नॉल एंड अर्नस्ट रस्का। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबडी, इतना सबको समझ आया, ठीक है। अब उसके बाद आगे समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस फर्दर एंड फर्स्ट लेट्स स्टडी अबाउट, सबसे पहले हम पढ़ने की कोशिश करते हैं अबाउट द सेल थ्योरी, ठीक है। What exactly was the cell theory? Who all were the major contributors and everything about it, ठीक है। सो अगर सेल थ्योरी की सबसे पहले बात करें तो सेल थ्योरी की अगर जब हम बात करते हैं तो 2 साइंटिस्ट का नाम हमारे सामने आता है। एक आता है मैथियस श्लाइडेन और एक आता है श्वान। तो अब जस्ट मेंशन श्लाइडेन एंड श्वान, ठीक है। श्लाइडेन और श्वान की अगर मैं बात करूँ, अब देखो श्लाइडेन जो थे ही वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट, वेयर श्वान वॉज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। देखिए इन दोनों ने इंडिपेंडेंट डिस्कवरीज, अपनी इंडिपेंडेंट थ्योरीज लिखी, थ्योरीज दी, ठीक है। एंड टुगेदर वी फॉर्मुलेट एंड वी कंपाइल देम इन द फॉर्म ऑफ सेल थ्योरी, ठीक है। तो एनसीईआरटी कैसे स्टार्ट करते हैं, मतलब एनसीईआरटी बताती है कि इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था मैथियस श्लाइडेन। ही वॉज अ बॉटनिस्ट, राइट। तो प्लांट्स की पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने प्लांट्स में देखा कि जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के सेल से बने हुए हैं, ठीक है। फिर 1839 में ऑलमोस्ट लगभग 1 साल के अंतर्गत अराउंड द सेम टाइम 1839 में एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट आए जिनका नाम था थियोडर श्वान। ही वॉज अ जूलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये एनिमल्स पे काम कर रहे थे और इन्होंने ये नहीं देखा कि एनिमल्स एक्चुअली मेड अप ऑफ सेल्स, ऑफकोर्स वो तो देखा ही, बट एनसीईआरटी जो एग्जैक्ट चीज़ मेंशन करती है वो बोलते हैं इन्होंने नोटिस किया कि जो एनिमल सेल्स हैं उनके बाहर एक पतली सी कवरिंग है। द एनिमल सेल्स ऑफ अ थिन आउटर कवरिंग, जिसको हम आज के टाइम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके अलावा श्वान से रिलेटेड ना एनसीईआरटी कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भी मेंशन करती है। एनसीईआरटी बोलती है कि अब श्वान ऑल्सो वो एक जूलॉजिस्ट थे, बट उन्होंने कहीं ना कहीं प्लांट्स के बारे में भी पढ़ाई की, ठीक है। उन्होंने प्लांट सेल्स को भी पढ़ा। तो श्वान ने प्लांट सेल्स को जब पढ़ा तो उन्होंने पहले तो एनिमल सेल्स को देखा और उन्होंने एनिमल सेल्स में देखा कि एनिमल सेल्स की जो आउटर लेयर है इट्स अ थिन आउटर लेयर और दिस इज रेफर टू एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और जब उन्होंने प्लांट सेल को पढ़ा तो उन्होंने देखा कि
प्लांट सेल में तो एक एक्स्ट्रा लेयर में प्रेजेंट है। तो और फिर उन्होंने कंक्लूड किया कि और वो एक्स्ट्रा लेयर क्या थी, दैट वाज द सेल वॉल, राइट। वो एक्स्ट्रा लेयर थी क्या एक्चुअली में, दैट वाज द सेल वॉल। फिर उन्होंने एक्चुअली में कंक्लूड किया दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज़ अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। ये जो सेल वॉल का होना है, सेल वॉल की मौजूदगी एक बहुत यूनिक, एक बहुत खास फीचर है प्लांट सेल्स का। मतलब ये सिर्फ प्लांट सेल्स में ही देखा जाता है, एनिमल सेल्स में नहीं देखा जाता। उसके अलावा शोन अगेन वे टॉकिंग अबाउट शोन, ठीक है, ग्रेट गाय, ठीक है। एनसीईआरटी फिर से मेंशन करते हैं, एनसीईआरटी बोलते हैं कि शोन ने ये भी कहा कि जो एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडीज़ हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। दिस इज द एग्जैक्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। फिर इवेंचुअली हम उसे कंपाइल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेल थ्योरी। So Schleiden and Schwann together formulated the cell theory, और सेल थ्योरी के बेसिक पोस्टुलेट्स कुछ इस प्रकार थे, जैसे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट आर एक्चुअली मेड अप ऑफ सेल्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल्स, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स और उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स से मिलकर बने हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यही सेल्स जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, या सेल्स के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो वो इंटरेक्शंस निखर के आती हैं एक ऑर्गेनिज्म में। सो इंटरेक्शन बिटवीन सेल्स एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल्स, दे काइंड ऑफ फॉर्म द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये जितने भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं निखर के आते हैं एक ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो ये दो चीज़ होगी। फिर उसके बाद बस एक सवाल जो कहीं ना कहीं अनसॉल्व रह गया, या ये लोग सॉल्व नहीं कर पाया, जिसका जवाब इनके पास नहीं था, वो था कि एक सवाल जिसका जवाब इनके पास नहीं था, वो सवाल था कि ये सेल्स आते कहाँ से हैं, ठीक है। सो टू आंसर दैट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इफ़ यू सी, बट एट दैट टाइम दे कुड नॉट रियली अंडरस्टैंड। तब आए हमारे पास एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट, एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट जो पैथोलॉजी लैब्स में काम करते हैं, पैथोलॉजिस्ट, ठीक है। तो एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चाउ। इन द ईयर 1855, मार्क माई डेट नहीं, मार्क द डेट, रुडोल्फ वर्चाउ ने बचा 1855 में हमें इसका जवाब दिया, और उन्होंने कहा ओमिनिस सेलुला इज सेलुला। दिस इज एक्चुअली अ लैटिन फ्रेज। ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया। अगर इसको आप लिटरल ट्रांसलेट करोगे तो इसका मतलब होता है कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं, यानी जो पुराने सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं, मतलब जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं, वो नए सेल्स को जन्म देते हैं। सो ऑल दीज न्यू सेल्स दे आर समवेयर कमिंग फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल एंड हेंस, ठीक है, जो सेल थ्योरी था वो सही मायने में पूरी तरीके से कंप्लीट कर दी रुडोल्फ वर्चाउ ने, एंड हेंस वी गिव हिम द क्रेडिट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट रीड इट फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। तो एनसीईआरटी से इसको पढ़ते हैं। कम ऑन पेन्स अप एवरीबॉडी। तो एनसीईआरटी बोलती है सेल थ्योरी के बारे में कि 1838 में Matthias Schleiden, एक जर्मन बॉटनिस्ट, ही एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, ने कई सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया, एंड ही ऑब्जर्व दैट ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, बिकॉज एक बॉटनिस्ट थे तो इन्होंने प्लांट्स की पढ़ाई किया, और इन्होंने देखा कि प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग तरीके के सेल्स से बने हुए हैं, और ये सेल्स ना मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ ऑफ द प्लांट। एट अबाउट द सेम टाइम, लगभग उसी समय, थियोडर शोन नाम के साइंटिस्ट थे। थियोडर शोन ने 1839 में एक साल के अंतर्गत he was a zoologist, right? So he studied different types of animal cells, and he reported कि cells जो होते हैं उनके पास एक थिन आउटर लेयर होती है which is today known as the plasma membrane, ठीक है, जिसको आज के टाइम में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। He also concluded based on his studies of plant tissue that presence of cell wall is a unique character of plant cell। उन्होंने ये भी कंक्लूड किया बेस्ड ऑन स्टडीज ऑफ प्लांट टिश्यू कि जो सेल वॉल का होना एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल्स का। ऑन द बेसिस ऑफ दिस शॉन प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। इसी बेसिस पे शॉन ने एक हाइपोथेसिस भी दिया है कि जो बॉडी है एनिमल्स की या प्लांट्स की, वो सेल से, प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलके बनी है, ठीक है। श्लाइडन और शॉन ने मिलके सेल थ्योरी दी। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। लेकिन इन्होंने ये थ्योरी दी तो दी, जैसे कि मैंने बताया, इन्होंने ये ज़रूर कह दिया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, एंड कहीं ना कहीं इंटरेक्शन ऑफ द सेल एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स काइंड ऑफ फॉर्म द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बट कहीं ना कहीं ये मिस्ट्री अभी भी अनसॉल्व रह गई कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड और हाउ दीज सेल्स आर फॉर्म्ड। तो इसका जवाब हमें दिया एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट जो कि थे रुडोल्फ वर्चाउ इन द ईयर 1855। Now, if all the dates and data which is mentioned in NCERT
can be asked in the exam center, right? So Baba, I do not want these messages in my comment section कि मैम डेट याद करनी है, ऑफकोर्स याद करनी है. रुडोल्फ वर्चाओ ने, ही वॉज द फर्स्ट वन टू एक्सप्लेन कि जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं और नए सेल को जन्म देते हैं. तो सेल्स डिवाइड, न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसको उन्होंने लैटिन लैंग्वेज में बोला omnis cellula cellula, and hence he modified the hypothesis of Schleiden and Schwann to give the cell theory a final shape. ठीक है, फिर उन्होंने Schleiden और Schwann के जो सेल थ्योरी से मॉडिफाई किया, इसको थोड़ा इन्हांस किया, थोड़ा बेटर किया, थोड़ा ऑल्टर किया, और फाइनली हमें सेल थ्योरी फुल फ्लेजेड एक वेल डिफाइंड शेप हमें मिली. ठीक है, सेल थ्योरी के दो पोस्टुलेट्स आज क्या हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स एंड ऑल सेल्स आर राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं. लेट्स से ये एक होमवर्क की तरह मैं आपको देती हूँ. जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे आप बार बार अपने आप से क्वेश्चन करोगे एक्चुअली मेरी स्टेटमेंट्स किसने दी थी. जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आप देखोगे ऑल बच्चे कहाँ कन्फ्यूज होते हैं, बच्चों को लगता है श्लाइडन वाज अ बॉटनिस्ट. ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि he concluded, who concluded or who said that the presence of cell wall is a unique character of plant cell. तो बच्चों को लगता है प्लांट सेल, हाँ बॉटनिस्ट यानी श्लाइडन ने दिया होगा, बट इट वॉज शोन हु सेड दैट. इट वॉज शोन हु वाज द जर्मन zoologist who said that कि जो सेल्स होते हैं कि कि जो सेल वॉल है वो एक यूनिक कैरेक्टर प्लांट सेल्स का. ऑन द बेसिस ऑफ दिस शोन ने एक और चीज़ कही कि जो बॉडीज़ होती हैं एनिमल्स और प्लांट्स की, वो सेल्स या प्रोडक्ट्स ऑफ सेल से बनी होती है. सो ऐसे करके हु सेड दीज स्टेटमेंट्स करके आप एक कॉपी में बनाओ एंड काइंड ऑफ आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस. ठीक है, आई रियली होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. ठीक है, इतना हो गया. अब एक काम करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स ट्राई अंडरस्टैंड दिस. अब I'm श्योर आप सबको एक डायग्राम दिख रहा होगा, if I'm not mistaken. Just give me a moment. Okay, there you go. ठीक है ना, if you observe this carefully, I'm sure आपको कुछ structures तो दिख रहे होंगे. ठीक है, आप जैसे सबसे पहले देखिए NCERT में ये कौन सा फिगर है, दिस इज फिगर 8.1. डायग्राम शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, यहाँ अलग अलग तरीके के सेल्स की इमेजेस है. सो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं. इस चैप्टर में काफ़ी सारे डायग्राम्स दे रखे हैं, सो काइंडली मेक अ नोट ऑफ देम. ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो है रेड ब्लड सेल. सामने से आप देखोगे तो राउंड दिखते हैं, साइड से आप देखोगे तो दे अपीयर बाइकॉनकेव. सो राउंड एंड बाइकॉनकेव रेड ब्लड सेल्स. ठीक है, रेड ब्लड सेल्स की बच्चा अगर मैं डायमीटर की बात करूँ, सो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स टू बी मोर प्रिसाइज आर 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स टू बी मोर प्रिसाइज आर 7.0 या 7 ही लिख देते हो, जिसकी मैं मोमेंट दे 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. ठीक है, इनका जो डायमीटर होता है 7 माइक्रोमीटर होता है. उसके अलावा फिर मैं बात करती हूँ वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स हमें पता है कोई वेल डिफाइंड शेप नहीं होती है, और इनके न्यूक्लियस की अलग अलग शेप्स होती है. देखो यहाँ आपको दिख भी रहा है, हेडफोन शेप न्यूक्लियस दिख रहा होगा. ठीक है, उसके बाद आपको ये राउंड न्यूक्लियस दिख रहा होगा, मल्टी लोब न्यूक्लियस दिख रहा होगा. तो ये तो हम डिटेल में पढ़ते हैं ना बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में. ठीक है, तो वाइट ब्लड सेल्स की ऐसा कोई फिक्स शेप नहीं होती थी, एमीबॉइड इन शेप. ठीक है, उसके बाद बच्चा अगर मैं बात करूँ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एनसीईआरटी मेंशन करती है कोलमनार एपिथेलियल सेल्स. ठीक है, हमारी एपिथेलियल टिश्यू इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल सेल. ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स वी हैव simple epithelial, we have simple cuboidal, we have simple columnar. ठीक है, columnar epithelial cells. ठीक है, columnar epithelial cells का ही डायग्राम दे रखा है. दे आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड नैरो, लॉन्ग एंड नैरो. ठीक है, उसके बाद ये एक नर्व सेल का डायग्राम दे रखा है. नर्व सेल को बताया एनसीईआरटी ने कि काफ़ी ब्रांच्ड होते हैं. नर्व सेल्स जो होते हैं बच्चा काफ़ी ज़्यादा ब्रांच्ड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग इलोंगेटेड होते हैं. नर्व सेल जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्रांच्ड और इलोंगेटेड होते हैं. फिर मैं बात करती हूँ ट्रिकीड की. ट्रिकीड जो होता है ट्रिकीड जो होता है वो इलोंगेटेड होता है. उसके बाद बच्चा अगर मैं बात करूँ मीज़ोफिल सेल्स की, तो मीज़ोफिल सेल्स जो होते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो मीज़ोफिल सेल्स किस में प्रेजेंट होते हैं. लीव्स में आप देखोगे तो लीव्स में जब हम पढ़ेंगे अभी दिस चैप्टर, आई डोंट थिंक वी हैव कवर्ड दिस चैप्टर. वी हैव एक्चुअली एनाटॉमी जब हमने पढ़ा था हमने कवर तो किया है वहाँ पे. देखिए पैलिसेड मीज़ोफिल, स्पॉन्जी मीज़ोफिल टिश्यू. ठीक है, तो वहाँ पे मीज़ोफिल सेल्स जो होते हैं लीव्स में, ठीक है, वो राउंड और ओवल शेप के होते हैं. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. ठीक है, नाउ लेट्स रीड एनसीईआरटी. और एनसीईआरटी लेट्स से कि एनसीईआरटी क्या बोलती है. एक ओवरव्यू देती है एनसीईआरटी सेल का. एनसीईआरटी बोलती है यू अर्लियर ऑब्जर्व सेल्स इन एन अनियन पील और ह्यूमन चीक सेल अंडर द माइक्रोस्कोप. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट्स भी कराया जाता है. नॉट श्योर आप में से कितने लोगों के स्कूल में कराया गया होगा, बट आई विविडली रिमेंबर व्हेन वी वर इन क्लास 11th हमें कराया गया था कि अनियन पील से, अनियन का बेसिकली जो छिलका होता है अनियन पील, उससे आप एक सेल एक्सट्रैक्ट करो, या फिर ह्यूमन चीक से आप एक सेल एक्सट्रैक्ट करो, एंड यू काइंड ऑफ ट्राई एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप.
ठीक है, तो आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, अब नाउ लेट अस रिकलेक्ट द स्ट्रक्चर। जो अनियन सेल होता है इट्स अ टिपिकल प्लांट सेल। अनियन सेल की अगर मैं बात करूँ तो अनियन सेल जैसे कि एज आई वाज सेइंग हमने तो इनका स्ट्रक्चर रिकलेक्ट करने की कोशिश करो। अनियन पील की अगर मैं बात करूँ तो अनियन पील एक प्लांट सेल होगा। अनियन पील का सेल अगर आप निकालोगे एक प्लांट सेल होगा। ह्यूमन चीक से अगर आप निकालोगे तो एक एनिमल सेल होगा। अनियन सेल विच इज़ प्लांट सेल, एक प्रॉपर प्लांट सेल है, हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल। उसमें एक प्रॉपर आपको सेल वॉल दिखेगी एज द आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। उसके जस्ट अंदर आपको दिखेगी सेल मेम्ब्रेन। तो बाहर की तरफ आपको एक अनियन सेल जो कि प्लांट सेल है उसमें दिखेगी सेल वॉल। ठीक है, और अंदर की तरफ आपको क्या दिखेगी, इन विद इन इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, नाउ द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक हैज़ एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर हम ह्यूमन चीक सेल की बात करें जो कि एक एग्जाम्पल है एनिमल सेल का, ठीक है, उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट्स द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। उसमें जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट्स द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। नाउ इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, अब इस हर सेल के अंदर, ठीक है, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। मतलब न्यूक्लियस इज ऑल्सो बाउंडेड बाई मेम्ब्रेन। जैसे कि न्यूक्लियस है हर सेल के अंदर, एक न्यूक्लियस है विच इज़ मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, जिसके अराउंड भी मेम्ब्रेन्स हैं प्रेजेंट, जिसको आज के टाइम में पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल विच इज़ डीएनए। क्रोमोसोम्स एक्चुअली बने कैसे होते हैं, नथिंग बट वी हैव डीएनए, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी। ये सारी डिटेल्स हैं एनसीईआरटी में, स्किप नहीं करते हैं। ठीक है, ओके, तो cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic cells, whereas cells that lack a membrane bound nucleus are called prokaryotic cells. बचा वो सेल्स जिनमें एक्चुअली में एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, और वो सेल्स जिनमें एक्चुअली एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स व्हिच इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म व्हिच ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। दोनों प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर लो या यूकैरियोटिक सेल की बात कर लो, दोनों में एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स तो होगी जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। चाहे हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर लें चाहे प्रोकैरियोटिक सेल, दोनों में एक ऐसे ये मैट्रिक्स होती है। ठीक है, चाहे हम यूकैरियोटिक की बात कर लें चाहे प्रोकैरियोटिक की बात कर लें, दोनों में एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होती है व्हिच इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, व्हिच ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म इज द मेन arena ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म मेन अरीना है, मेन एरिया है सेलुलर एक्टिविटीज़ का प्लांट या एनिमल सेल्स में। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। और इसी साइटोप्लाज्म में कई सारे रिएक्शंस होते हैं जो इस सेल को जिंदा रखते हैं, which keep the cell in the living state. ठीक है, I hope that is clear to everybody. Besides the nucleus, eukaryotic cells have other membrane bound distinct structures जिनको हम organelles बोलते हैं, जैसे कि ER हो गया, endoplasmic reticulum, the Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbodies, vacuoles, etc. etc. न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल्स में और भी कई सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, कई सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स एक्सेट्रा। सबके बारे में डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, जो चीज़ मैं एग्जैक्टली आपको दिखाने वाली थी ना वो था कि जो सेल्स हैं दे डिफर ग्रेटली इन शेप। अभी हमने देखा उस डायग्राम के थ्रू, हमने यही देखा जो सेल्स हैं वो उनकी शेप्स काफ़ी वेरी करती हैं, और कहीं ना कहीं जो शेप होती है ना एक सेल की is kind of correlated with the function they perform, right? So cell, the structure or the shape of a cell is kind of homologous to the kind of function it performs, right? तो cells जो अभी आपने देखे डायग्राम में भी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग शेप्स के हैं, ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। जैसे माइक्रोप्लाज्मा एनसीईआरटी बोलती है दैट इज द स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल जो है वो है माइक्रोप्लाज्मा। इट इज़ 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। कितना छोटा होता है बच्चा? 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। वाइल बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूँ, बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। अब यहीं पे आप एक्चुअली में एक what do I call it, एक्चुअली में आप यहाँ पे देखोगे मिसनोमर यहाँ पे यहाँ पे एनसीईआरटी खिल गई है, which is एनसीईआरटी बोलते हैं माइक्रोप्लाज्मा, जिनको हम एक्चुअली में आप पढ़ोगे या आपने पढ़ा भी होगा जब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया था, तो वहाँ पे मैंने क्लियरली स्टेट किया था कि जो माइक्रोप्लाज्मा होता है उनको हम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और यहाँ पे इसको डायग्राम में एनसीईआरटी ने इसका साइज़ मेंशन किया है 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, और जो टेक्स्ट है उसमें एनसीईआरटी बोलती है दैट माइक्रोप्लाज्मा दे आर 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ी करोड़ली है, तो आप बोलोगे मैम एग्जाम में आएगा तो क्या करेंगे? एग्जाम में पहली बात तो दोनों चीज़ नहीं आएंगी,
दिस ऑलवेज अ रेंज, ये तो हमें हमेशा से पता ही है ना कि बायो में हमेशा एक रेंज होती है, राइट। तो 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है। और चलो फिर भी अगर आपको ट्रस्ट इशूज़ हैं और आपको लगता है मान लो अगर दोनों आ गए तो हम फिर कौन सा चूज़ करें, तो आप दोनों में से कुछ जो भी चूज़ करोगे दोनों ठीक होंगे, ठीक है। तो वो हो गया विद रिस्पेक्ट टू माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। अगर बैक्टीरियल सेल की बात करूँ तो बैक्टीरियल सेल का साइज होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। उसके अलावा द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, सबसे बड़ा सिंगल सेल इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच एग होता है। Among multicellular organisms, human blood cells are about 7 micrometer in diameter. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें ह्यूमन ब्लड सेल्स जो होते हैं, ह्यूमन आरबीसीज, वो लगभग 7 माइक्रोमीटर होते हैं डायमीटर। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स, नर्व सेल्स जो होते हैं सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन शेप, ठीक है। तो ह्यूमन आरबीसीज मैंने तब डायग्राम बताया तब भी बताया था कि लगभग 7 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है। नर्व सेल्स जो होते हैं द सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स, सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन शेप, सेल्स का मतलब शेप भी काफ़ी हद तक वेरी करता है, कुछ डिस्क लाइक होते हैं, कुछ पॉलीगोनल होते हैं, कुछ कोलमनार होते हैं, कुछ क्यूबॉइडल होते हैं, कुछ थ्रेड लाइक होते हैं, फिलामेंटस, कुछ एक रैंडम इरेगुलर होते हैं जैसे कि एमीबॉइड शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स। द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, शेप कहीं ना कहीं डिफर कर जाता है विद द काइंड ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म, ठीक है। अब जैसे हम सबको पता है नर्व सेल को लंबे इम्पल्सेस ट्रांसमिट करनी है तो ये लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, ताकि इम्पल्सेस को आसानी से ट्रांसमिट कर पाएँ। अब now let's finally dive deeper into what is exactly a prokaryotic cell and study everything about the prokaryotic cell, ठीक है। उसके बाद हम इसकी एनसीईआरटी रीडिंग भी करेंगे, ठीक है। So first let me familiarize you guys with the structure of a prokaryotic cell, okay। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो विल सी, ठीक है। देखो, प्रो मतलब पहले और कैरियर, प्रो मतलब पहले मतलब प्रिमिटिव और कैरी ऑन मतलब होता है न्यूक्लियस, राइट। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है मतलब इसका जो न्यूक्लियस होता है इट्स नॉट इवन बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो अब देखो एक्चुअली मैं दिखाती हूँ कि कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। देखो, सो नाउ लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की तो कोई एक 3D इमेज भी मैंने ऐड किया टू हेल्प यू विजुअलाइज बेटर। अब देखोगे जो आउटर लेयर होती है, सबसे पहले स्टडी इन सीक्वेंस, या तो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर। तो सबसे पहले काम करते हैं वी स्टार्ट फ्रॉम द आउटसाइड। ज़्यादातर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना उनके पास एक बहुत केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है, और सेल एनवेलप इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 3 layers, ठीक है, विच आर काइंड ऑफ टाइटली बाउंड। तो सबसे बाहर वाली जो आपको ग्रीन कलर से दिख रही है, राइट, द आउटरमोस्ट जो आपको लाइट ग्रीन से दिख रही है, दिस इज द कैप्सूल। Now inner to the capsule you have the cell wall, ठीक है। फिर inner to the cell wall you have the plasma membrane। अभी काम करते हैं इनको डिटेल में अच्छे से बैठ के डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे बाहर जो मैंने यहाँ पे येलो से हाईलाइट किया है, दिस इज़ द सेल, दिस इज़ एक्चुअली द ग्लाइकोकेलिक्स, ठीक है। अभी जो ग्लाइकोकेलिक्स होती है दिस इज़ द आउटमोस्ट लेयर। अब ये जो आउटमोस्ट लेयर होती है, अब ये ऑफकोर्स आउटमोस्ट लेयर है तो प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। अब क्या किस चीज़ से प्रोटेक्शन दे रही है, प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम द लॉस ऑफ वाटर, ताकि बैक्टीरिया में से पानी का लॉस ना हो जाए, ठीक है। डेसिकेशन जिसको हम बोलते हैं, प्रोटेक्टिंग द बैक्टीरिया फ्रॉम पैथोजन, ठीक है, कि कोई पैथोजन जैसे कि बैक्टीरियोफाज वगैरह हो गया कोई अटैक ना कर दे। नॉट जस्ट दैट, इट्स ऑल्सो प्रोटेक्टिंग द बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट इम्यूनिटी। जब ये बैक्टीरिया हमारे सेल में हमारी बॉडी में घुस के हमारे सेल्स को अटैक करे तो हमारे सेल्स से रिकग्नाइज ही ना कर पाएँ, तो कहीं ना कहीं ये ग्लाइकोकेलिक्स प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है। अब ये ग्लाइकोकेलिक्स दो फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। ग्लाइकोकेलिक्स किसी किसी बैक्टीरिया में थोड़ी सी हार्ड लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है और तब हम इसे कैप्सूल बोलते हैं, और कहीं कहीं किसी किसी बैक्टीरिया में ग्लाइकोकेलिक्स एक बहुत लूज सॉफ्ट स्लाइमी शीथ के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो उसको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं। सो ग्लाइकोकेलिक्स दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है, हार्ड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, उस केस में हम इसको कैप्सूल बोलते हैं। और एक फॉर्म है जिसमें ग्लाइकोकेलिक्स जो होती है वो कभी स्मूथ लेयर की तरह एग्जिस्ट करती है, उस केस में हम इसे स्लाइम लेयर बोलते हैं, ठीक है। अब अच्छा मैं उसके बाद बात ग्लाइकोकेलिक्स, नाउ वी डन विद ग्लाइकोकेलिक्स। नाउ इनर टू द ग्लाइकोकेलिक्स यू हैव द सेल वॉल। सेल वॉल की अगर मैं बात करूँ, अच्छा बैक्टीरिया को इनफैक्ट हम दो कैटेगरीज में डिवाइड भी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ सेल वॉल दैट इज इट हैज़, ठीक है। पहली चीज़ याद रखो, जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की वो बनी हुई है पेप्टिडोग्लाइकेन से। जैसे कि हम सबको होता है प्लांट की जो सेल वॉल होती है मेजरली सेल्यूलोज से बनी होती है, ऑल्दो हम इसमें आगे पढ़ेंगे भी कि एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन क्या होती है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टेन्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है। बट ऐसे ही जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की, प्रोकैरियोटिक सेल की, मेजरली पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है, जिसको हम म्यूरिन भी बोलते हैं। और जो सेल वॉल होती है काफ़ी हार्ड रिजिड होती है,
बिकॉज बहुत हार्ड और रिजिड है, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का काम तो कर ही रही है, बट नॉट जस्ट प्रोटेक्शन, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट की जरिए भी एक्ट कर रही है, और बिकॉज एक रिजिड है तो कहीं ना कहीं एक शेप भी कन्फर कर रही है टू द बैक्टीरिया। It's providing shape, it's kind of acting as a strong structural support, etc etc. ठीक है, तो ये जो ब्लैक से मैंने हाईलाइट किया, दिस इज द सेल वॉल। Now inner to the cell wall, the one that I've highlighted in blue, this is the plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूँ तो बच्चों जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, पहली बात तो आप पढ़ोगे ये लिविंग लेयर है, ठीक है। सेल वॉल आप देखोगे, सेल वॉल में आप देखोगे बिकॉज इतने सारे सुब्रीन डेपोजिट्स वगैरह हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सेल वॉल डेड लेयर बन जाती है। सेल लेयर को ऐसा हम लिविंग लेयर नहीं कहते हैं, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द लिविंग लेयर बिकॉज इसके थ्रू ये डायनामिक है, ये इंटरेक्शन करा रही है सेल के भी अंदर का और बाहर का। तो कहीं ना कहीं ये एक लिविंग या एक डायनेमिक लेयर है। और अगर मैं इसकी कॉम्पोजिशन की बात करूँ फिर से, तो कॉम्पोजिशन जो है इट्स मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो हम आगे पढ़ेंगे भी, कि सिंगर निकोल्सन का जो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल था, इट्स अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। तो वो हो गया। उसके बाद अगर बच्चा मैं बात करूँ मीसोजोम्स की, ठीक है, तो मीसोजोम्स, ठीक है, फिर आता है मीसोजोम। अब क्या होता है ना, कुछ बैक्टीरिया में कहूँगी मैं, सभी बैक्टीरिया में तो ऐसा कंपल्शन नहीं है कि होता है, हाँ यूजुअली आपको दिख जाएगा कि जो बैक्टीरिया होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। सो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, द वन दैट आई हाइलाइटेड इन ब्लू, ठीक है, अंदर की तरफ कहीं ना ऐसे थोड़े फोल्ड इनवैजिनेशन या इनफोल्डिंग्स बना लेती है, एंड दीज इनवैजिनेशंस और इनफोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर रेफर्ड एज मीसोसोम। और ये मीसोसोम ऐसे कोई रैंडम स्ट्रक्चर नहीं है, काफ़ी काम का स्ट्रक्चर है। सो दीज आर नथिंग इनवैजिनेशन इनफोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहली बात तो अगर मैं बात करूँ, अभी इनफोल्डिंग से ये जो एक्सटेंड हो जाती है इन द साइटोप्लाज्म, ये 3 तरीके से एक्सटेंड हो सकती है। या तो वेसिकल्स के फॉर्म में एक्सटेंड हो जाती है, ऐसे वेसिकल्स के फॉर्म में एक्सटेंड हो जाती है, तो वेसिकल के फॉर्म में, या फिर कभी कभी आप देखोगे तो कभी कभी ये ऐसे भी एक्सटेंड हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड लैमेलर, ठीक है। और कभी कभी ऐसे एक सिंगल ट्यूबुलर फॉर्म, जिसकी मोमेंट कभी कभी ये एक सिंगल ऐसे ट्यूब के फॉर्म में भी एक्सटेंड हो जाती है, राइट, तो दैट्स ट्यूबुलर, राइट। अब मैं अगर बात करूँ उसका फंक्शन क्या है, तो मीसोसोम्स के कई सारे फंक्शन, ठीक है। पहले फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो देखो SRRR से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सबसे एविडेंट फंक्शन जो आपको दिख रहा है कि जहाँ पे भी जैसे हम इंटेस्टाइन में हम देखते हैं काफ़ी सारे ऐसे माइक्रोविलाई वगैरह होते हैं, तो मेजर काम किया सबसे पहले इंक्रीजिंग द सर्फेस एरिया, राइट, सर्फेस एरिया बढ़ाना। तो पहली चीज़ है टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सर्फेस एरिया बढ़ाने से क्या होगा, और ज़्यादा हमारे पास एरिया है टू परफॉर्म ऑल द केमिकल रिएक्शंस, तो कहीं ना कहीं जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाता है और इन्हांस हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरा चीज़ है रेस्पिरेशन में ही मदद करती है। तीसरी चीज़ है रिप्रोडक्शन, कहीं ना कहीं हद तक ये रिप्रोडक्शन में भी मदद करती है, नॉट जस्ट दैट, और कहीं ना कहीं ये DNA रेप्लिकेशन ऑफ DNA में भी मदद करते हैं। SRRC अगर आप चाहो तो आप एक चीज़ और लिख सकते हो, मुझे सेल वॉल फॉर्मेशन, कहीं ना कहीं सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करती है, ठीक है। आप मीसोसोम से काफ़ी एक मिलता जुलता स्ट्रक्चर है क्रोमैटोफोर इज ऑल्सो नथिंग बट इट्स ऑल्सो एन इन्वैजिनेशन है इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहीं ना कहीं बच्चा ये भी एक इन्वैजिनेशन है इनफोल्डिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, सो ये जो इन्वैजिनेशन है इनफोल्डिंग है विच इज़ द क्रोमैटोफोर, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो इट्स अ पिगमेंट स्टोरिंग ट्यूबुलर मीसोसोम। तो एक तरीके से एक ट्यूबुलर मीसोसोम मान सकते हो, ट्यूबुलर मीसोसोम तो नहीं है ये भी एक तरीके से इनफोल्डिंग ही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, लेकिन ये सब बैक्टीरिया में नहीं दिखी है, स्पेसिफिकली आपको साइनोबैक्टीरियाज में नज़र आएगी, बिकॉज साइनोबैक्टीरियाज में ये जो एक्सटेंशन है या इंटेंशन बोल लो, एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म है, ये एक्चुअली में पिगमेंट स्टोर करती है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट स्टोर होते हैं इसमें, ठीक है। और इसको हम क्रोमैटोफोर बुलाते हैं। ये सब बैक्टीरिया में नहीं दिखेगी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मोस्ट कॉमनली दिखती है। उसके बाद आ गया हमारा सबसे डायनामिक कंपोनेंट ऑफ द सेल विच इज़ द साइटोप्लाज्म विच इज़ द मेन अरीना ऑफ ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ठीक है। इतना सबको समझ आया। उसके बाद लेट्स डिस्कस फर्दर। उसके बाद अगला कंपोनेंट जो हमारे पास आ जाता है साइटोप्लाज्म में, काफ़ी एविडेंट सा स्ट्रक्चर विच इज़ द राइबोसोम्स, राइट। सो प्रोकैरियोटिक सेल में, आई एम श्योर बाय नाउ ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर, 2 तरीके के राइबोसोम्स होते हैं, एंड दे डिफर इन द काइंड ऑफ सेल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास 70S राइबोसोम होता है, जिसकी जो लार्जेस्ट सब यूनिट होती है वो होती है 50S, और
और इसकी जो स्मॉलर सब यूनिट होती है बच्चा वो होती है 30s। सो द लार्जेस्ट सब यूनिट इज रेफर टू एज द 50s एंड द स्मॉलर सब यूनिट इज नथिंग बट 30s। ठीक है, अब ये राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम आर बेसिकली प्रोटीन फैक्ट्रीज। सो द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ कहीं ना कहीं प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। उसके बाद एक और चीज़ आई एम श्योर आप सबने पढ़ी होगी कि हमारे पास एक सिंगल स्ट्रैंड होती है mRNA की। अब इस सिंगल mRNA स्ट्रैंड से इस सिंगल mRNA स्ट्रैंड से कई सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो इस सिंगल mRNA स्ट्रैंड से कई सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको पॉलीराइबोसोम्स भी बोलते हैं। सो व्हेन several ribosomes kind of attach to a single mRNA strand, इस केस में हम इसको पॉलीराइबोसोम्स भी बोलते हैं। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी। इतना सबको समझ आया? ओके, नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर। अब मैं अगर बात करूँ इसके जेनेटिक मटेरियल की, राइट, तो जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो दीज मल्टीपल राइबोसोम्स, तो ये चीज़ तो क्लियर होगी, राइट, कि जब मल्टीपल राइबोसोम्स अटैच होते हैं एक सिंगल mRNA स्ट्रैंड से, जिसको हम पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स भी बोलते हैं। उसके बाद मैं जेनेटिक मटेरियल की बात करूँ तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है बच्चा वो होता है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या होता है? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जेनेटिक मटेरियल ठोस प्रोकैरियोटिक सेल है, तो प्रो मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन भी नहीं है पर से। तो हिंस जो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है इट हैज़ गॉट अ स्पेशल नेम, कई सारे नाम जुड़ जाते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल को हम जीनोफोर, प्रोक्रोमोसोम, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड, कई सारी टर्मिनोलॉजीज दे सकते हैं, कई सारे नामों से बुला सकते हैं। वंस अगेन रिपीट आफ्टर मी, जेनेटिक मटेरियल हैज़ गॉट सेवरल नेम्स, जीनोफोर, प्रोक्रोमोसोम, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड एटसेट्रा एटसेट्रा। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक, हम जेनेटिक मटेरियल के अलावा, ठीक है, अभी तो हमने इनफोल्डिंग्स की बात की, ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ठीक है, आई होप दैट इज़ क्लियर है एवरीबॉडी। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अभी तक हमने इनफोल्डिंग्स की बात की, अब हम बात करते हैं एक्सटेंशंस की, बाहर की तरफ क्या क्या एक्सटेंशंस दिखाई देते हैं। ठीक है, तो बाहर की तरफ अगर मैं एक्सटेंशंस की बात करूँ तो हमारे पास है फिमरी और पिलाई, आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे बेसिकली जो सेल वॉल होती है, जो अगर आप देखोगे मीसोसोम और क्रोमैटोफोर्स थे, दे वर द इनफोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट यहीं पे अगर मैं बात करूँ यहीं पर अगर मैं बात करूँ अबाउट द एक्सटेंशंस फ्रॉम द सेल वॉल, तो सेल वॉल से बाहर की तरफ ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स एक्सटेंड हो रहे होते हैं, दे रेफर टू एज पिलाई एंड फिमरिया। ठीक है, तो फिमरिया की अगर मैं बात करूँ तो फिमरिया जो होते हैं दे आर रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज। ठीक है, तो कुछ अगर जैसे मान लो लेट मी जस्ट सी अगर इस 3 डायग्राम में काफ़ी एविडेंट होगा, डेफिनेटली लाइक टू शो यू। यहाँ पे इन्हें फिलाई दिखा रखे हैं, फिमरी नहीं दिखा रखे हैं। फिमरिया एक्चुअली जो बच्चे होते हैं ना वो और बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। फिमरिया आर इवन स्मॉलर। ठीक है, तो फिमरिया और बहुत ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो दे इवन स्मॉलर इन साइज। फिमरिया एक्चुअली ना कहीं द ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। और फिमरिया कहीं ना कहीं हमें हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को अटैचिंग टू द सबस्ट्रेटम। ठीक है, कहीं ना कहीं मदद करते हैं अटैचिंग टू द सबस्ट्रेटम एटसेट्रा एटसेट्रा। I hope that is clear to everybody. कितना सबको समझ आया? ठीक है, shall we discuss further? I'm sure we should. Just give me a moment. Okay, just let me find that page. Where is it? There we go. ठीक है, इतना सबको समझ आया, राइट? तो फिमरिया की अगर मैं बात करूँ तो फिमरिया जो होते हैं रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज एंड लेस इन मोर इन नंबर। ठीक है, और ये किसमें अटैच कर मदद करते हैं, हेल्प इन अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम। वो पिलाई जो होते हैं बच्चा, पिलाई रिलेटिवली लॉन्ग होते हैं, ये भी एक्सटेंशन होते हैं सेल वॉल के। दे रिलेटिवली लॉन्गर इन साइज एंड दे आर लेस इन नंबर। ये थोड़े कम होते हैं नंबर में, अगर मैं इनकी बात करूँ रिलेटिवली कम होते हैं नंबर में। और पिलाई का एक्चुअली में काम होता है, पिलाई में भी आपने सुना होगा कहीं ना कहीं ये भी ऑल्दो कह लो सुपरफिशियली कि ये भी कहीं ना कहीं अटैचमेंट में मदद करते हैं। मतलब प्रिसिशन ऑफ कॉन्सेप्ट और प्रिसाइज कॉन्सेप्ट है। आई एम श्योर आप सबने सेक्स फाइलर्स के बारे में सुना होगा। तो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया की कॉन्जुगेशन यानी सॉर्ट ऑफ पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें मदद करता है पिलाई। ठीक है, पिलाई। ओके, उसके अलावा जो हमारे पास अगला स्ट्रक्चर आता है वो है हमारे पास फ्लैजुला। ठीक है, सो बैक्टीरिया के पास फ्लैजुला होता है ना। फ्लैजुला इज काइंड ऑफ बेसिकली अ स्ट्रक्चर और इट्स ऑल्सो एन एक्सटेंशन, इट्स ऑल्सो अ सेल वॉल एक्सटेंशन। तो ये भी कहीं ना कहीं सेल वॉल की एक्सटेंशन ही होती हैं। एंड या इट्स अ फिलामेंटस एक्सटेंशन जो कहीं ना कहीं मोटिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है बैक्टीरिया को।
और जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला होता है बच्चा, उसमें 3 पार्ट्स होते हैं. बैक्टीरिया का फ्लैजिला हैज़ गॉट 3 पार्ट्स एसोसिएटेड टू इट. वी हैव द फिलामेंट, we have the hook, and we have the basal body. I hope इतना सबको समझ आया होगा. ठीक है, now let's discuss further. So I was saying flagella has got 3 parts to it. और वो भी मैंने एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम भी ऐड किया, तो मैंने ड्रॉ भी किया है. बट लेट मी शो यू द 3D डायग्राम फर्स्ट. So let me just show it to all of you for a better understanding of the concept, and it will help you register the concept better. तो कुछ इस तरीके से देखते हो. देखो, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर कहीं ना कहीं इंसर्टेड होता है. ठीक है, एक तो ये पार्ट होता है इसका पहला पार्ट, जिसको हम एक्चुअली में बेसल बॉडी बोलते हैं. उसके बाद बचा इसमें होता है एक और कंपोनेंट जिसको हम हुक बोलते हैं. सो वी हैव द बेसल बॉडी, वी हैव द हुक, एंड देन वी हैव द फिलामेंट, राइट. वी हैव द बेसल बॉडी, देन वी हैव द हुक, एंड देन वी हैव द फिलामेंट, राइट. ओके, ये जो फिलामेंट होता है एक्चुअली फ्लैजिला बनाता होता है फ्लैजिलन प्रोटीन का. बट उसके अलावा अगर मैं बेसल बॉडी की स्पेसिफिकली बात करूँ तो इसमें 4 तरीके की रिंग्स होती हैं, आप देख सकते हो. ठीक है, ये सबसे बड़ी रिंग, फिर ये दूसरी रिंग. ठीक है, ओके ना, 1 सेकेंड. सबसे बड़ी रिंग, उसके बाद ये दूसरी रिंग, तीसरी रिंग और ये चौथी रिंग. देयर आर बेसिकली 4 रिंग्स, राइट. सो इन बेसिकली प्रोटीन डिस्क होते हैं, आप इसको रिंग भी बोल सकते हो. ठीक है, सबसे अंदर की तरफ हमारे पास होती है सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सबसे अंदर की तरफ होती है सेल मेम्ब्रेन. फिर यहाँ पे होती है हमारे पास एम्प्टी स्पेस, और फिर यहाँ पे होती है हमारे पास सेल वॉल. ठीक है, अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन, फिर एक एम्प्टी स्पेस, और फिर होती है सेल वॉल. ठीक है, आप और सेल वॉल के बाद भी बाहर की तरफ आप देखोगे, आगे आप देखोगे उसमें एक और लेयर होती है, राइट. तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं. सेल मेम्ब्रेन में जो रिंग प्रेजेंट है वो होती है एम रिंग. फिर जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली स्पेस प्रेजेंट है उसमें जो रिंग प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं एस रिंग. फिर सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया की, वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से. तो सेल वॉल में जो रिंग प्रेजेंट होती है दैट्स द पी रिंग. और बाहर आप देखोगे लाइपोपॉलीसैकेराइड्स की एक लेयर होती है. ठीक है, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, तो उसको हम एल रिंग. ठीक है, तो MSBL दैट्स द ऑर्डर. ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है दैट इज़ द हुक. दैट्स एक्चुअली रेफर्ड टू एज द हुक.